हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आपकी एनवायरनमेंट की मेंस की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। आज हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। दोनों ही एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में मेंशन है। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होती है, और उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स को आज हम कवर करेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है बच्चे बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले आपको किसी भी मेंस के आंसर लिखने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी और उसके बाद कंक्लूजन। सो इंट्रोडक्शन में जनरली आप कीवर्ड को पकड़ते हैं और उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने फैक्चुअल डेटा से आप उसको और ज्यादा इनहैंस कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, सो वी विल से व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, विल डिफाइन इट। नाउ व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी। अब बायो मीन्स बच्चे व्हाट? दैट इज लिविंग थिंग्स, है ना। डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी। So biodiversity is variety of living species on earth. अब इसमें plants भी आ जाएंगे, animals भी आ जाएंगे, so you can say flora and fauna. Simple words में biodiversity क्या है? It is the variety of living species on earth. I hope I'm clear. आगे चलते हैं। 12 लाख स्पीशीज हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। देखिए, अगर आप कोई भी फैक्चुअल डेटा डालते हैं तो उससे आपका आंसर ऑथेंटिक बन जाता है। सो इसीलिए इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए आप जरूर एक फैक्ट को ऐड करिए। ठीक है। सो 12 लाख स्पीशीज क्या है? इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड, बट एक्चुअल नंबर इज मोर देन इट्स 10 टाइम्स। जो डॉक्यूमेंटेड वैरायटी है वो 10 लाख है, लेकिन इससे ज्यादा भी वैरायटी एग्जिस्ट करती होगी। ठीक है जी। सो आपकी इंट्रोडक्शन ये हो जाती है। अगर 4 मार्कर क्वेश्चन आता है तो भी इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है, अगर 8 मार्कर क्वेश्चन आता है तो भी आपकी इंट्रोडक्शन इट इज सफिशिएंट। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं? अपनी फैक्चुअल डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए इसको इजी बना दिया है। जितनी भी फैक्चुअल डेटा जो ऑथेंटिक है वो सारा इन स्लाइड्स में कवर्ड है, तो आप इनसे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और डायरेक्टली आप ये आंसर्स अपने मेंस एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है। सो क्या है टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी? देखिए बच्चे, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड पे रहने वाली बायोडाइवर्सिटी इज मोर कंसंट्रेटेड इन दी ट्रॉपिक्स। अब देखिए, जब बायोडाइवर्सिटी की बात करी जा रही है तो ट्रॉपिक्स में इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब ऐसा क्यों होता है? ट्रॉपिक्स में ज्यादा स्टेबिलिटी रहती है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है बच्चे? यहां पर टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप देखेंगे ट्रॉपिक्स का एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है बच्चे? दैट इज 35 डिग्री टू 42 डिग्री। यहां पर वेरिएशन ज्यादा नहीं है। जब वेरिएशन ज्यादा नहीं है मतलब स्टेबिलिटी है। अगर वहां पर स्टेबिलिटी है तो वहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। सो इसीलिए टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी कहां पर ज्यादा कंसंट्रेटेड है? इट इज इन दी ट्रॉपिक्स। नंबर 1। नंबर 2, tropical forests cover 10% of Earth's surface but contains 90% of plant species. So इसको ऑथेंटिसिटी मिल गई। सिर्फ 10% लैंड एरिया किसका है? ट्रॉपिक्स का है, लेकिन 90% ऑफ द प्लांट स्पीशीज कहां पर एग्जिस्ट करती हैं बच्चे? ट्रॉपिकल रीजन्स में, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, द टेम्परेचर वेरिएशन इज नॉट मच। राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है द मरीन बायोडाइवर्सिटी इज हायर along the coasts in the western Pacific where sea surface temperature is highest. अब देखिए, कोल्ड जहां पर भी होगा, जहां पर ठंडा इलाका है, वहां पर बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को कम मिलेगी। तो अगर हम मरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो कहां पर ज्यादा एग्जिस्ट करती है? इट इज द वेस्टर्न पैसिफिक। आई होप आई एम क्लियर। सो यहां पर अगेन ये आपके फैक्ट्स हो गए बच्चे। ठीक है। यू कैन इंक्लूड इट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट और द बॉडी पार्ट, योर विश। राइट। आगे चलते हैं।
अब देखिए एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? वो एरिया जहां पर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, वो एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है। इसका मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी तो वहां पे बहुत एग्जिस्ट करती है बट इट इज अंडर थ्रेट। तो उन पर्टिकुलर रीजन्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो यहां पर क्या है? द कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय नॉर्मन मायर्स। क्राइटेरिया क्या है बच्चे? इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वास्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स। अब आप देखिए यहां पर 3 कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं। एक तो ये कि 1500 स्पीशीज होनी चाहिए, दूसरा ये वास्कुलर प्लांट्स। देखिए वास्कुलर प्लांट्स क्या होते हैं? जिनमें वेसल्स एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं तो आपको पता होगा यहां पर कौन सी वेसल्स एग्जिस्ट करती हैं बच्चे? जाइलम एंड फ्लोएम। सो जितने भी आपके प्लांट्स एग्जिस्ट करते हैं जो वास्कुलर प्लांट्स हैं, सो वहां पर 1500 स्पीशीज वास्कुलर प्लांट्स की होनी चाहिए एंड दैट शुड बी एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर रीजन। सो अगर हम एंडेमिक टू इंडिया बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये इंडिया में ही पाया जाता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास एटलीस्ट 1500 स्पीशीज वास्कुलर प्लांट्स के होने चाहिए जो कि एंडेमिक टू दैट रीजन हो। नंबर 1। नंबर 2 एग्जिस्ट करता है lost at least 75% of its primary vegetation। अब मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस बताया था कि हॉटस्पॉट क्या होता है। वहां पर बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, दूसरी बात वो अंडर थ्रेट है। दोनों बातें याद रखनी है। पहली क्राइटेरिया तो क्या है? बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए एंड इट शुड बी एंडेमिक। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? वो अंडर थ्रेट भी होनी चाहिए। अब इट कैन लीड टू वेरियस रीजंस, चाहे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो चाहे क्लाइमेट चेंज की वजह से हो। ठीक है, सो इट इज अंडर थ्रेट। 75% of its vegetation should be under threat. So that particular region is known as biodiversity hotspot. I hope I am clear. ठीक है जी, आगे चलते हैं। जनरली 36 ग्लोबली है रीजन्स ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया में कितने एग्जिस्ट करते हैं बच्चे? दैट इज 4। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। 36 के 36 याद नहीं करने हैं, लेकिन जो 4 रीजन्स इंडिया में लाए करते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इट इज द हिमालयाज, द इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स एंड द सुंडालैंड। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट है इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। क्योंकि इंडिया का मेजॉरिटी पोर्शन कहां लाया करता है बच्चे? इन दी ट्रॉपिक्स। ठीक है, सो ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से यहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत एग्जिस्ट करती है, तभी इंडिया को क्या बोला जाता है? अ मेगा डाइवर्स कंट्री। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आप अगेन एक अगर इंडिया की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात हो रही है तो आप अगेन एक फैक्चुअल डेटा दे सकते हैं। विद ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड, जितने भी वर्ल्ड की लैंड एग्जिस्ट करती है, इंडिया कितना ऑक्यूपाई करता है उसमें से? ओनली द शेयर ऑफ 2.4%। बट यहां पर 7 to 8% ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो छोटे से पीस ऑफ लैंड पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, तभी इस रीजन को क्या बोला जाता है? मेगा डाइवर्स। ठीक है जी, सो इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री। आपको ऑथेंटिकेट करना है बाय अ फैक्चुअल डेटा। ठीक है जी, अगर मैं कह दूं इंडिया इज अ मेगा डाइवर्स कंट्री तो ये ऑथेंटिसिटी नहीं हुई। अगर आप साथ में एक फैक्चुअल डेटा दे देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 4 मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। देखिए इस पे से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस कैसे हो रहा है। आपको 4 कॉजेज जरूर याद रखने हैं। नंबर 1 इज हैबिटेट लॉस
एंड फ्रैगमेंटेशन। अब इस बात को समझिए, देखिए जब भी फ्रैगमेंटेशन की बात आती है तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू ग्रोथ, आपने क्या किया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया। अब जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने कहीं ना कहीं फॉरेस्ट लैंड को डिग्रेड किया होगा, फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए यूज किया होगा। दैट मीन्स यहां पर फ्रैगमेंटेशन हो गई है। अगर फ्रैगमेंट्स में आपने रीजन्स को डिवाइड कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां की जो नेटिव स्पीशीज थी उनका हैबिटेट लॉस हो गया। सो अगर हैबिटेट लॉस होगा, दैट पर्टिकुलर स्पीशी मे डाई, may become extinct, that can lead to lessen, that can lead to loss of biodiversity. I hope I'm clear. This is one, that is habitat loss and fragmentation. Number two, this is over exploitation. Now over exploitation का मतलब क्या है कि आपने natural resources को over exploit कर लिया। अगर आपने वहां पर ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर दी, दैट मीन्स आपने वहां की सस्टेनेबिलिटी को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो लीड टू बायोडाइवर्सिटी लॉस। नंबर 3 बच्चे आता है एलियन स्पीशीज इन्वेजन। अब बात समझिए, एलियन स्पीशीज का मतलब होता है जो नेटिव प्लांट्स नहीं है, कहीं और से आए हैं। जब वो कहीं और से आए हैं तो वो क्या करेंगे, इट विल बी अ थ्रेट टू द नेटिव स्पीशीज। सो एलियन स्पीशीज ने क्या कर लिया, हमारे नेटिव स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर दिया। उसकी वजह से भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ठीक है, नंबर 4 इज को एक्सटिंक्शंस। वेरी इंपॉर्टेंट। को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है बच्चे, आपने अगर एनवायरमेंट पढ़ी हो तो आपने वहां पर कीस्टोन स्पीशी करके एक कैटेगरी जरूर पढ़ी होगी। कीस्टोन स्पीशीज क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखने में काम करते हैं। अगर उनकी एक्सटिंक्शन हो गई तो साथ में उनके ऊपर जो निर्भर कर रहे थे उनकी भी एक्सटिंक्शन पक्की है। सो दिस इज नोन एज को एक्सटिंक्शन। जब एक स्पीशी की एक्सटिंक्शन की वजह से दूसरी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, दैट पर्टिकुलर रीजन इज को एक्सटिंक्शन। अब अगर को एक्सटिंक्शन होगी तो ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा ही होगा। ठीक है जी, सो ये 4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर, लर्न इट, क्योंकि वहां पर अगर आप पॉइंट्स बनाने बैठेंगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। एंड दीज 4 पॉइंट्स एक्चुअली में होलसम है, यहां पर होलिस्टिक कवरेज दे दी गई है। तो ये 4 पॉइंट्स को बच्चे याद कर लो। ठीक है, सो दीज आर दी कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। आगे चलते हैं, चैलेंजेस इन प्रिजर्विंग दी बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए हमारा एजेंडा क्या है, हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। अब चैलेंजेस तो होंगे उसमें कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, ऐसे कौन से चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं जो कि हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में दुविधा ला रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 इज डिमांड। आपकी राइजिंग डिमांड है, क्योंकि इंडिया क्या है, एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, लेकिन यहां पर पॉपुलेशन भी बहुत एग्जिस्ट करती है। जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी डिमांड राइज करेगी। अगर डिमांड है तो ऑब्वियस सी बात है, बायोडाइवर्सिटी जो आप नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी ओवर एक्सप्लॉइटेशन करोगे ही करोगे। सो डिमांड इज नंबर 1। राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स इज अ चैलेंज टू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी। नंबर 1। नंबर 2 आता है बच्चे दी इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको फ्रैगमेंटेशन इन दी बायोडाइवर्सिटी करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फ्रैगमेंटेशन करेंगे तो हैबिटेट लॉस हो जाएगा। सो नंबर 2 इज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग फंड करना पड़ेगा उसको। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 आता है बच्चे वीक इंस्टीट्यूशंस। देखिए लोकल इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी, वो क्या है, दे लैक पावर। वहां पर एज सच एक्सपर्टीज की कमी है।
सो उसकी वजह से भी हम अच्छे से प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को। दिस इज नंबर 3। नेक्स्ट कम्स बच्चे फॉरेस्ट फायर। आप एक डेटा लिख सकते हैं 21% फॉरेस्ट एरिया इज प्रोन टू फायर एज पर द FSI, दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। जो 21% ऑफ द लैंड है दैट एरिया इज प्रोन टू फायर। ठीक है, सो उसकी वजह से भी बच्चे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है अगर फॉरेस्ट फायर लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द इनवेसिव स्पीशीज। जो इन्वेसिव स्पीशीज है, अब ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, कहीं और के शिप्स यहां पर भी आते हैं और उनकी वजह से क्या है, बहुत सी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वो अपने देश से हमारे देश में छोड़ जाते हैं। अब उसकी वजह से क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज क्या है, हमारे नेटिव स्पीशीज को खत्म कर रहे हैं। तो इट इज अ चैलेंज। सो विद द मूवमेंट ऑफ पीपल, नो नेचुरल एनिमी, इनका कोई नेचुरल एनिमी नहीं है, तभी एक्चुअली में क्या है, ये इन्वेसिव स्पीशीज बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर लेते हैं और हमारे नेटिव स्पीशीज को खत्म कर देते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी चैलेंजेस इन प्रिजर्विंग दी बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, ये थी बच्चे आपकी करंट अफेयर्स की न्यूज, दैट इज 5th ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक रिपोर्ट। दिस वाज इन न्यूज, यू हैव टू रिमेंबर। यहां पर इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, दैट डिफॉरेस्टेशन फेल बाय 33% कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड। सो हमने डिफॉरेस्टेशन पे इसका मतलब अच्छा काम किया है, हमने डिफॉरेस्टेशन कम कर दी है, दैट इज व्हाई इट फेल बाय 33%। नंबर 2, area under protected areas increased from 10% to 15% and 3% to 7% of the oceans. So protected area हमने increase कर दिया है, that means हमने जो भी protective measures लिए हैं to conserve the biodiversity, they are in the correct direction, right? This is number 2 finding. नंबर 3 फाइंडिंग क्या कहा गया है, नन ऑफ द 20 टारगेट्स कुड बी फुली मेट बाय द वर्ल्ड। जो भी 20 टारगेट्स थे उनको कोई भी फुलफिल नहीं कर पाया है, अगेन अ लैक है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है प्रपोजेस अडॉप्शन ऑफ न्यू 30-30 प्लान। 30-30 प्लान क्या कहता है बच्चे, ब्रिंग एटलीस्ट 30% लैंड and 30% marine areas under protection by 2030. So you can see here 30% land की बात करी जा रही है, 30% marine area की बात करी जा रही है कि 2030 तक आप 30% एरिया लैंड का और 30% एरिया मरीन का क्या कर दीजिए, प्रोटेक्टेड एरिया बना दीजिए, जिसकी वजह से वहां पर कंजर्वेशन एक्टिविटीज ज्यादा होंगी। ठीक है जी, सो दिस इज दी रिपोर्ट। आगे चलते हैं। अब इन्होंने ही इस रिपोर्ट ने ही प्रपोज किया है कि आप 5 एक्शंस ले सकते हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस कम हो जाएगा। ठीक है जी, सो नंबर 1 इज रीस्टोर दी डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स। जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं उनको रिस्टोर करना, नंबर 1। नंबर 2, रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। आपको क्या यूज करना चाहिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। उनकी वजह से आपको पता है अगर फर्टिलाइजर्स हम यूज कर रहे हैं, एट द एंड वो जाके कहां मिलता है, ओशंस एंड रिवर्स, जो एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन। सो आपको दूसरा क्या करना चाहिए, रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नंबर 3, यू कैन वर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना चाहिए। नंबर 3, अडॉप्ट वन हेल्थ अप्रोच। देखिए, वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या होता है, जिसमें लोग, दैट इज पीपल, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट कम अंडर वन एम्बिट। अब देखिए, अगर हम प्रोटेक्शन सिर्फ एनिमल्स की करेंगे, एनवायरमेंट की नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए हमें, जिसमें लोगों को सेंटर में रखा जाए, एनिमल्स को और एनवायरमेंट को, तीनों को प्रोटेक्ट करने की बात करी जाए और तीनों को सस्टेनेबली डेवलप करने की बात की जाए। ठीक है, सो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज बच्चे वन हेल्थ अप्रोच। अगर आप वन हेल्थ अप्रोच को लिखेंगे, आई एम श्योर कि आपको आधा नंबर तो जरूर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यही एक कीवर्ड है। ठीक है जी, सो दीज आर दी प्रपोजल्स गिवन बाय दैट रिपोर्ट। I hope I'm clear.
सो ये पूरा एक आपका बायोडाइवर्सिटी का अगर कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है बायोडाइवर्सिटी पे, सो आप ये कॉमन पॉइंट्स लिख सकते हैं एंड यू कैन गुड नंबर। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चे वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट है ही क्या, सबसे पहले समझिए व्हाट इज वाटरशेड। देखिए, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द वाटर ड्रेन्स इनटू अ सेंट्रल पॉइंट लाइक अ रिवर और अ लेक। अब इससे पहले समझने से पहले दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं। एक होता है बच्चे आपका कैचमेंट एरिया, क्या होता है कैचमेंट एरिया, और एक होता है बच्चे आपका वाटर डिवाइड। इस चीज को समझ लीजिए, आपको वाटरशेड डेवलपमेंट समझ आ जाएगी। देखिए, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है रिवर जहां से फ्लो करती है, उस रिवर की कुछ ना कुछ ट्रिब्यूटरीज होंगी, हाँ कि ना। जब वो ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर स्ट्रीम को ज्वाइन कर रही है, इसका मतलब जहां पर भी वो ट्रिब्यूटरीज फैली हुई हैं, वो सारी की सारी क्या हो गई बच्चे, द कैचमेंट एरिया ऑफ दैट रिवर। Catchment area, as the name suggests, it catches all the river sources. बात समझ गए। वाटर डिवाइड क्या है? अब वाटर डिवाइड का मतलब होता है, सपोज दिस इज रीजन 1, एक माउंटेन है, ऐसे ही माउंटेन 2 एग्जिस्ट करता है और बीच में से बच्चे आपकी रिवर फ्लो कर रही। अब इसने क्या किया, दो रीजन्स को एक्चुअली में इसने डिवाइड कर दिया। सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज वाटर डिवाइड। अब वाटरशेड डेवलपमेंट का क्या मकसद है कि हमने कैचमेंट एरिया, वाटर डिवाइड एरिया, इन दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ रिवर डिस्टर्ब ना हो। आई होप आई एम क्लियर। अब रीड द डेफिनेशन अगेन। एन एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द वाटर ड्रेन्स इनटू अ सेंट्रल पॉइंट। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट। देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट है ही क्या, इट इज द एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेज ऑफ वाटरशेड लाइक सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। अब आप देखिए, यहां पर सिर्फ वाटर कंजर्व करने की बात नहीं हो रही है, यहां पर क्या है, वो पूरे के पूरे एरिया को, अब एरिया में क्या क्या होगा, एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सारा कुछ, सब चीजों को एफिशिएंटली यूज करना, दैट इज नोन एज वाटरशेड डेवलपमेंट। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इट एम्फसाइजेस ऑन बायोमास प्रोडक्शन बाय साइंटिफिक यूज ऑफ सॉइल एंड वाटर। आपको जो भी डेवलपमेंट करनी है, इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेजर्स। ठीक है जी। इट डेवलप्स प्राइमरी रिसोर्सेज। अब प्राइमरी रिसोर्सेज बच्चे क्या है, लैंड एंड वाटर, to produce secondary resources, plants and animals without causing ecological imbalance। देखिए, इसका मतलब क्या है, आपके प्राइमरी रिसोर्सेज बच्चे क्या है, लैंड एंड वाटर। अगर आप लैंड एंड वाटर को अच्छे से कंजर्व कर लेंगे, तो वहां पर उगने वाले प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही अपने आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है। सो जो प्राइमरी रिसोर्सेज है उनको प्रोटेक्ट कर लेना, जिससे कि सेकेंडरी रिसोर्सेज आपके प्रोटेक्ट हो जाएं। ठीक है जी, दिस इज थर्ड। फोर्थ क्या है, एम इज टू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड दी सोसाइटी। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, तो वहां पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। ठीक है। सो अगर हमें एक बैलेंस लेके आना है नेचुरल रिसोर्सेज में, तो सोसाइटी की पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है द ट्रेडिशनल मेथड्स। यू हैव टू रिवाइव द ट्रेडिशनल मेथड्स। जो भी ट्रेडिशनल मेथड्स थे हमारे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप राजस्थान में जाएंगे तो वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक प्रॉपर एरिया बना होता है। ठीक है, वो क्या है, वो रीति रिवाज, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, पानी को सेव कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दीज आर दी ट्रेडिशनल मेथड्स, विल डू द एग्जांपल्स, डोंट वरी।
अब बेनिफिट्स क्या होंगे बच्चे, इससे बेनिफिट्स सारों को, एनवायरमेंट को भी होगा, ह्यूमंस को भी होगा। तो मैंने आपके दो सेग्रीगेशंस कर दी, एक है बच्चे एनवायरमेंट की सेग्रीगेशन और एक है ह्यूमंस। देखिए बेनिफिट्स क्या होंगे एनवायरमेंट को, हैबिटेट हेल्दी रहेगा, हेल्दी रिवर फ्लो रहेगा, मोर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो उसकी वजह से क्या है, आपने प्राइमरी रिसोर्सेज को कंजर्व कर लिया, दैट इज लैंड एंड वाटर। ठीक है, सेकेंडरी रिसोर्सेज दैट इज ह्यूमंस, उनके लिए अच्छा पानी मिल जाएगा, उनको ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिशरीज कल्चर, फ्लड्स और ड्रॉट को आप मिटिगेट कर सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स किसके लिए हो जाएंगे बच्चे, ह्यूमंस के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पर ना बच्चे आते सबको है ये चीजें, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि वाटरशेड डेवलपमेंट किसी को नहीं पता होगा, सबको पता होगा। आपको बेनिफिट तब होगा जब आप एक प्रॉपर वे में अपना आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, सो आपको अपनी मेंटल बैलेंस बना के रखना है कि एक्चुअली में हमें लिखना क्या है। ठीक है, सो अगर बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं होलिस्टिक आंसर के लिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे जब आप एक होलिस्टिक आंसर लिख रहे हैं। सो एनवायरमेंट को भी बेनिफिट होगा, ह्यूमंस को भी बेनिफिट होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट आता है बच्चे चैलेंजेस क्या हैं इसमें। नंबर 1, फोकस इज मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू सरफेस वाटर एंड लेस ऑन ग्राउंड वाटर। हमारा ज्यादा फोकस क्या है, रिवर्स पल्यूट हो गई हैं, उसको साफ कर दो, यही है। हमारा लेस फोकस है ऑन ग्राउंड वाटर। जब तक आप ग्राउंड वाटर को रिचार्ज सस्टेनेबली यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इट विल लीड टू लेस वाटर। ठीक है ना, मैनेजमेंट हमारी अच्छे से नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट आएगा, इट्स सक्सेस डिपेंड्स ऑन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बट जनरली देयर इज अ लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल्स। अब अगेन वही बात आती है, अगर आपने किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो वहां की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम यह है कि लोग पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते। ठीक है, सो इट इज द चैलेंज। नंबर 3 इज अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स। हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि सजेस्ट कर पाए कि हाउ एफिशिएंटली यू कैन डू दी वाटरशेड डेवलपमेंट, राइट। हमारे पास फंड्स की भी हमेशा कमी रहती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं दीज आर दी चैलेंजेस which leads to the watershed development। ठीक है जी, आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट आता है, फार्मर्स में ऑप्ट फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप वंस वाटर टेबल इंक्रीजेस। अब आप देखिए प्रॉब्लम क्या है, जहां पर ग्राउंड वाटर में पानी नहीं है लेकिन वहां पर भी लोग क्या कर रहे हैं, फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लगा रहे हैं। अब वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स वहां पर लगाने चाहिए जहां पर आपका ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर है। ठीक है, लेकिन अगर ग्राउंड वाटर ही डिप्लीट हो गया तो फार्मर्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को नहीं उगा पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट, अब वे फॉरवर्ड क्या है। ठीक है, हमने सारी प्रॉब्लम्स देख ली, हमने चैलेंजेस देख लिए, अब वे फॉरवर्ड क्या, आप क्या कर सकते हैं। नंबर 1, यू शुड डू दी प्रॉपर मैपिंग। सबसे पहले प्लानिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैपिंग चाहिए, पता होना चाहिए कहां पर वाटर रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कहां तक उसका कैचमेंट एरिया है, नंबर 1। नंबर 2 इज इन्वॉल्व द लोकल्स बाय क्रिएटिंग पानी पंचायत्स। पानी पंचायत्स आप बना सकते हैं जिससे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगी। दिस इज नंबर 2। नंबर 3 क्या कर सकते हैं आप, इन्वॉल्व द एनजीओज टू बिल्ड लोकल कैपेबिलिटीज। एग्जाम्पल, सुजल इनिशिएटिव ऑफ कर्नाटका। अगेन अगर आप एग्जाम्पल्स देंगे तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। सो आप यहां पर सुजल इनिशिएटिव ऑफ कर्नाटका को कोट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो यहां पर क्या है, एनजीओज की मदद ले सकते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल्स दीजिए। फॉर एग्जांपल नंबर 1 दैट इज पीएम कृषि सिंचाई योजना, दैट इज वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है सिंचाई योजना में। नंबर 2 इज नीरांचल। नीरांचल क्या है, इट इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड प्रोजेक्ट जो कि 2016 से लेकर 2022 तक चलना है। नंबर 3 इज नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 1990 और 1991 में हुआ था।
नंबर 3 इज हरियाली। हरियाली क्या है बच्चे? इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सिंस 1995, हेल्प्स द पंचायत कंजर्व द वाटर। सो अगेन अगर आप एग्जाम्पल्स देंगे तो आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है? सो यू शुड रिमेंबर दीज, हरियाली। एंड लास्ट इज नीरू मीरू। नीरू मीरू किसकी है बच्चे? आंध्र प्रदेश की है, जिसको अरवरी पानी संसद इन अलवर, ये भी आप कोट कर सकते हैं। नीरू मीरू किसकी है बच्चे? आंध्र प्रदेश की। और अरवरी पानी संसद किसकी है बच्चे? राजस्थान की। ये दोनों एक्चुअली में क्या है? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का तरीका। बात समझ गए? ठीक है। सो आज हमने 2 टॉपिक्स करे और डिटेल में किए, बायोडायवर्सिटी एंड वाटरशेड डेवलपमेंट। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।